हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका यूनिट है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके कई टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज का हमारा लेक्चर है 7 और इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है इप्सो अटैक। तो इप्सो अटैक क्या होता है, इप्सो पोजीशन कौन सा पोजीशन कहलाता है, और इप्सो अटैक का रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और इसका एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखना, क्योंकि आप अगर वीडियो को अच्छे से देखेंगे तभी आपको इप्सो अटैक के बारे में समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इप्सो अटैक होता क्या है। तो चलिए देखते हैं इप्सो अटैक होता क्या है। तो कोई भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो अगर बेंजीन रिंग के इप्सो पोजीशन पर अटैक होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल इप्सो पोजीशन पर अटैक करता है, तो उसे इप्सो अटैक कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर सपोज मैंने एक बेंजीन रिंग ली, सपोज मैंने क्या किया, एक बेंजीन रिंग ली और इस बेंजीन रिंग के साथ कोई ग्रुप्स पहले से अटैच है। ठीक, वाई ग्रुप पहले से ही अटैक है, ठीक, अटैच्ड है। और यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराती हूँ, यानी इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेंगे तो इस पोजीशन पर अटैक करेंगे। इसी पोजीशन को कहते हैं इप्सो पोजीशन। क्या कहते हैं? इप्सो पोजीशन। और इस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल जो है इप्सो पोजीशन पर अटैक करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? इप्सो सब्स्टिट्यूशन। वाई का सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाई को हटा देंगे, इसके स्थान से रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पर आ जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल। और इस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल जो है इप्सो पोजीशन पर अटैक करेंगे और वाई ग्रुप्स को हटा देंगे और उसके स्थान पर स्वयं जाकर बैठ जाएंगे। इस प्रकार की रिएक्शन मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? इप्सो अटैक। इस प्रकार की अटैक को क्या कहेंगे? इप्सो अटैक। और इस प्रकार के सब्स्टिट्यूशन को क्या कहेंगे? इप्सो सब्स्टिट्यूशन। ठीक, इसका डेफिनेशन देखते हैं कि सम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैकिंग स्पीसीज कार्बन इप्सो पोजीशन वाले सब्स्टिट्यूएंट पर अटैक करती हैं। यानी कि जब बेंजीन रिंग में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन के दौरान जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे तो बेंजीन रिंग के कौन से पोजीशन पर अटैक करेंगे? इप्सो पोजीशन पर। तो इप्सो पोजीशन पर अटैक करते हैं, इसी को हम इप्सो अटैक कहते हैं। और अगर इप्सो पोजीशन के जो ग्रुप्स है उसे एलिमिनेट करते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उसे इप्सो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक, और रिजल्टिंग अटैकिंग स्पीसीज द्वारा हाइड्रोजन के बजाय सब्स्टिट्यूएंट का डिप्लेसमेंट होता है। और यानी कि अटैकिंग स्पीसीज द्वारा हाइड्रोजन के बजाय सब्स्टिट्यूएंट का डिप्लेसमेंट होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, इस कार्बन के हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है, बल्कि इस बेंजीन रिंग पर जो पहले से ग्रुप जो अटैच्ड होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं, उस ग्रुप का रिप्लेस होता है। ठीक, इस प्रकार की रिएक्शन को इप्सो सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि इस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूट ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, इसे ही यानी सब्स्टिट्यूट कर देता है, इसे ही हम इप्सो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक, इसका एक और डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है। देखिए, यहाँ वह पोजीशन जो पहले से ही एक एरोमेटिक रिंग में एक नॉन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन द्वारा व्याप्त होता है। यानी कि इस बेंजीन रिंग में जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम पर हाइड्रोजन ना हो, यानी हम इसे इस प्रकार से भी, इस स्ट्रक्चर को इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक, वाई ग्रुप यहाँ पर अटैक है और देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, लेकिन इस पोजीशन पर देखिए, इस कार्बन एटम पर हाइड्रोजन नहीं है। तो इसी पोजीशन को हम क्या कहेंगे? इप्सो पोजीशन। जहाँ पर हाइड्रोजन ना हो उस पोजीशन को कहते हैं इप्सो पोजीशन। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल जो है अगर इसी पोजीशन पर अटैक करेंगे तो इस अटैक को कहेंगे हम इप्सो अटैक। क्या कहेंगे? इप्सो अटैक। ठीक, डेफिनेशन में यही दिया गया है कि वह पोजीशन जो पहले से ही एक एरोमेटिक रिंग में एक नॉन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन
द्वारा व्याप्त हैं इप्सो पोजीशन कहलाती है। ठीक, यहाँ पर यानी कि इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पर यही कार्बन की जो पोजीशन है वह क्या कहलाएंगे, इप्सो पोजीशन कहलाएंगे। और इस पोजीशन पर अटैक को इप्सो अटैक कहा जाता है। और अगर इस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, इस पोजीशन पर, इप्सो पोजीशन पर, तो उसे क्या कहेंगे, इप्सो अटैक कहेंगे। ठीक, और यदि इप्सो अटैक से एक सबस्टिट्यूएशन होता है जिसे इप्सो सबस्टिट्यूएशन कहा जाता है, और यह इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा इस ग्रुप का सबस्टिट्यूएट हो जाता है, यानी इप्सो पोजीशन पर जो ग्रुप पहले से ही अटैच्ड है उस ग्रुप का अगर एलिमिनेट हो जाता है तो इस प्रकार की सबस्टिट्यूएशन को इप्सो सबस्टिट्यूएशन कहा जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर एक वाई ग्रुप जो है पहले से ही अटैच्ड है बेंजीन रिंग पर, और इसका रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ कराया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इस पोजीशन पर अटैक करेंगे। इस प्रकार का इसका इंटरमीडिएट यहाँ पर दिखाया गया है, इंटरमीडिएट बना है, ये इंटरमीडिएट है। ठीक, और ये फाइनली प्रोडक्ट इस प्रकार से बनता है। ये क्या, ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इस इप्सो पोजीशन पर अटैक करता है और इस प्रकार की इंटरमीडिएट बनता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ये वाई ग्रुप का सबस्टिट्यूएट कर देता है। उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट है इस प्रकार से बनता है और ये सबस्टिट्यूएट ग्रुप बाहर निकल गए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इप्सो अटैक के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी कि इप्सो अटैक जो होता है वो कौन कौन सी कंडीशन पर हो सकता है। तो पहला इसका पॉइंट दिया गया है जनरली ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ एनिलीन और फिनॉल, यानी कि जो इप्सो अटैक की जो क्रिया होती है वह जनरली एनिलीन या फिनॉल पर ही हो सकता है। यानी कि एनिलीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस प्रकार की एनिलीन होती है। ठीक, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि एनिलीन है, और ये क्या है, फिनॉल। OH ग्रुप जुड़ा है, ये क्या है, फिनॉल है। तो अगर इप्सो अटैक की क्रिया होगी यानी इप्सो अटैक होगी तो कौन सी बेंजीन पर होगी, जहां पर एनिलीन या फिनॉल ग्रुप जो है जुड़ा हुआ हो। ठीक, यानी कि इप्सो अटैक कब होंगे, जब एनिलीन हो या फिनॉल, ये दोनों के ही केसेस में इप्सो अटैक हो सकता है। ठीक, इस स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, इफ देयर आर्थो पैरा पोजीशन इज ऑक्यूपाइड बाय सम ग्रुप्स, यानी कि अगर कोई ग्रुप्स बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप्स पहले से जुड़ा हुआ हो तो वो कौन सी पोजीशन पर जुड़ा हो, या तो आर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर ही ऑक्यूपाइड किया हो। ठीक, आर्थो कौन से ग्रुप्स होने चाहिए, सल्फोनिक ग्रुप्स या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स या फिर एन डबल बॉन्ड एन ग्रुप्स हो सकते हैं। यानी कि अगर आर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप जुड़ा हो तो वो या तो सल्फोनिक ग्रुप हो सकता है, वह या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, या फिर एन डबल बॉन्ड एन ग्रुप्स हो सकता है। यानी कि पैरा या आर्थो पोजीशन पर जो भी ग्रुप्स जुड़ा हो वो सल्फोनिक ग्रुप हो सकता है, या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, या फिर एन डबल बॉन्ड एन ग्रुप्स हो सकता है। अब इसमें जो रिजेंट यूज करते हैं वो ब्रोमीन के साथ या तो हाइड्रोजन हो सकता है, या ब्रोमीन के साथ एथेनोइक एसिड हो सकता है, या फिर ब्रोमीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं। ठीक, तो चलिए अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इप्सो अटैक किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पर एनिलीन दिया गया है, एनिलीन के साथ कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, और पैरा पोजीशन पर कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, SO3H सल्फोनिक ग्रुप जुड़े हुए हैं ना। तो इसके कुछ कंडीशन बताए थे कि जो बेंजीन रिंग हो, कौन सी रिंग हो, एनिलीन होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन तो कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर एनिलीन है, और जो पहले से जो ग्रुप जुड़ा हुआ हो वो कौन से पोजीशन पर होनी चाहिए, आर्थो या पैरा पोजीशन पर होनी चाहिए। तो देखिए पैरा पोजीशन पर है, और इसके साथ जो हम रिजेंट लेंगे वो रिजेंट कैसी होनी चाहिए, या अब ब्रोमीन है तो अगर वो वाटर के साथ होनी चाहिए, या फिर एथेनोइक एसिड के साथ होनी चाहिए, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के कोई भी ग्रुप्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सभी कंडीशन को
कंप्लीटेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब इप्सो अटैक होगी, यानी कि देखिए यहाँ पर ब्रोमीन जो होती हैं वो क्या होते हैं, इप्सो अटैक करते हैं। ठीक, तो जैसे ही ब्रोमीन जो है इस पर इप्सो पोजीशन पर अटैक करेंगे तो ये सल्फोनिक एसिड जो है सल्फर ट्राई ऑक्साइड के रूप में ये बाहर निकल जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे और ये ब्रोमीन जो है यहाँ पर अटैक कर लेंगे। तो इस प्रकार की इप्सो अटैक हो जाएंगे। ठीक, और इसका दूसरा एग्जाम्पल और दिया गया है, फिनाल लिया गया है यहाँ पर, और फिनाल के साथ ये आर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जोड़ा गया है। ठीक, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके इस पोजीशन पर है, यानी कि इसकी इस रिंग की इप्सो पोजीशन कौन सी हुई, ये हुई। ठीक, तो इस पोजीशन पर अगर ब्रोमीन जो है इस पोजीशन पर अटैक करेंगे तो इसे इप्सो अटैक कहेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर एलिमिनेट कर देंगे। ठीक, इस प्रकार से यह रिएक्शन है और इस रिएक्शन के किस प्रकार से ब्रोमीन अटैक करेंगे, किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलेंगे या सल्फोनिक एसिड जो है सल्फर ट्राईऑक्साइड के रूप में बाहर निकलेंगे, इसके बारे में हम इसके मैकेनिज्म में देखते हैं। इसका मैकेनिज्म यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोगों को समझा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इप्सो अटैक का मैकेनिज्म कैसे होता है। तो इस प्रकार से पहला जो रिएक्शन देखें उसका मैकेनिज्म यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए एनिलीन ग्रुप जो है बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है और इसके पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक एसिड जुड़ा हुआ है। सल्फोनिक एसिड को हमने यहाँ पर ओपन करके लिख दिए हैं। ठीक, तो ये क्या होंगे, अब रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में जो लोन पेयर हैं वो लोन पेयर क्या करेंगे, अपने इस लोन पेयर को, ये नाइट्रोजन जो है अपने इस लोन पेयर को इस कार्बन को दे देंगे, जिसके कारण इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएंगे एक बॉन्ड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है क्या कि ये नाइट्रोजन जो है अपने लोन पेयर को इस कार्बन को दे दिए गए, जिसके कारण इस नाइट्रोजन पर आ गए पॉजिटिव चार्ज और ये नाइट्रोजन पर और ये कार्बन पर आ गए डबल बॉन्ड। ठीक, अब ये क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आ गए, तो इससे कार्बन की जो कोवेलेंसी हो जाएगी वो पेंटावेलेंट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कार्बन तो है ही नहीं रह सकते, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल। तो ये क्या करेंगे, ये कार्बन जो है इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक, इस बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये कार्बन, अब इस कार्बन की कोवेलेंसी अब क्या करेंगे, ये जो कार्बन इस बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर जब आ जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर आ गए, तो यहाँ की कार्बन की जो कोवेलेंसी हो जाएंगे वो पेंटावेलेंट हो जाएंगे। अब कार्बन जो है पेंटावेलेंट तो रह ही नहीं सकते, है ना, तो क्या करेंगे, इस बॉन्ड को निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड हो गए निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गए। इस प्रकार से इसका जो स्ट्रक्चर बन गए। अब क्या होगा, अब रिजेंट के रूप में हमारे पास क्या है, ब्रोमीन के साथ वाटर। ठीक, अब ये ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन जो है इस प्रकार से ब्रोमीन जो है बॉन्ड बना के रहते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, इसके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड, इसके पास क्या करेंगे, अब हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे तो एक ब्रोमीन के पास क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्ज, और एक ब्रोमीन के पास क्या आएंगे, निगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाली जो ब्रोमीन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये एक ब्रोमीन क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक, अब क्या होगा, ये जो ब्रोमीन, ये पॉजिटिव आयन के रूप में जो ब्रोमीन बना है वो क्या करेंगे, यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज बना है उस पर क्या करेंगे, ये अटैक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये दिखाया गया कि ब्रोमीन प्लस ब्रोमीन, अब ये ब्रोमीन जो क्या करेंगे, ये ब्रोमीन जो है इस निगेटिव आयन पर अटैक करेंगे। ठीक, यहाँ पर इसको दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर ब्रोमीन का अटैक हुआ है। अब फिर से देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो फिर से क्लीवेज होंगे, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होंगे, जिसके कारण ऑक्सीजन पर आएगा निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ऑक्सीजन पर आया निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर आया पॉजिटिव चार्ज। अब ये हाइड्रोजन जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेंगे, इस रिएक्शन मैकेनिज्म में जो बना है
Br निगेटिव चार्ज। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव यानी कि ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये जो है ब्रोमीन के साथ जाकर अटैक कर लेता है और ब्रोमीन के साथ जैसे ही अटैक करेंगे तो HBr के रूप में ये बाहर निकल जाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर आ गया निगेटिव चार्ज। अब फिर से यहाँ की जो बॉन्ड है वो क्लीवेज होंगे, जिसके कारण आ जाएंगे कार्बन पर आ जाएंगे निगेटिव चार्ज और सल्फर पर आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन की जो निगेटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज जो होता है वो कभी भी बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या करेंगे, सल्फर के साथ एक नए बॉन्ड बनाएंगे और जैसे ही नए बॉन्ड बनेंगे इसके बाद सल्फर की कोवेलेंसी कंप्लीट हो जाएगी और ये सल्फर ट्राईऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएंगे। ठीक, और इस प्रकार से ये निगेटिव जो चार्ज है वो पुनः बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। ठीक, तो ये देखिए आप इस प्रकार से इसका मैकेनिज्म आप देख सकते हैं। अब चलिए इसका दूसरा मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल किसका था, फिनाल। फिनाल के साथ इसके पैरा पोजीशन पर क्या ग्रुप जुड़े थे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक, तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स को मैंने यहाँ पर खोलकर रख दिए हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, अब ऑक्सीजन पर होता है लोन पेयर। अब ये लोन पेयर जो है वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, ये लोन पेयर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इस कार्बन को दे देंगे, जिसके कारण यहाँ पर एक बॉन्ड फिर से बॉन्ड बन जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर बॉन्ड बनाया गया है। अब ये क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड है वो इस कार्बन की जो बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट होंगे ये क्या होंगे, ये बॉन्ड जो है अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर तो कार्बन के पास कोवेलेंसी 4 होती है, लेकिन यहाँ पर जब ये बॉन्ड जो है यहाँ पर आ जाएंगे तो ये कार्बन की कोवेलेंसी 5 हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे तो ऑब्टेन्ड हो ही नहीं सकते। तो ये क्या करता है, ये कार्बन जो होता है इस बॉन्ड को निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए यहाँ पर आ गया निगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब देखिए हमने रिजेंट के रूप में क्या लिए, ब्रोमीन 2 और प्लस वाटर, इसके साथ हमने क्या किए, वाटर लिए। ठीक, अब ये ब्रोमीन क्या होगा, ये ब्रोमीन तो इस प्रकार से रहता है ना, ब्रोमीन इस प्रकार से हम ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच जो बॉन्ड है उसमें हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे, जिसके कारण एक ब्रोमीन पर आएंगे पॉजिटिव चार्ज और एक ब्रोमीन पर आएंगे निगेटिव चार्ज। अब ये ब्रोमीन क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये ब्रोमीन जो होता है वो निगेटिव चार्ज पर अटैक करता है। ठीक, तो ये क्या पर हम दिखा देते हैं, ब्रोमीन प्लस। अब ये ब्रोमीन क्या करेंगे, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो ये ब्रोमीन जो है इस कार्बन की निगेटिव चार्ज पर अटैक कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है, ब्रोमीन अटैक कर लिए। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है अब पुनः यहाँ पर फिर से हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होंगे। हेटेरोलाइटिक जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होंगे तो ये क्या कहेंगे, हाइड्रोजन जो है अपनी इस इलेक्ट्रॉन को इस जन को दे देंगे, जिसके कारण ऑक्सीजन पर आ जाएंगे निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। अब ये हाइड्रोजन जो पॉजिटिव चार्ज बना है वो क्या करेंगे, इस ब्रोमीन माइनस आयन के साथ रिएक्शन करेंगे और HBr के रूप में बाहर निकल जाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर आ गए निगेटिव चार्ज। अब क्या होंगे, फिर से बॉन्ड क्लीवेज होंगे। ठीक, तो यहाँ की बॉन्ड क्लीवेज होंगे, जिसके कारण इस कार्बन पर आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर आ जाएंगे निगेटिव चार्ज। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये जो कार्बन जो होते हैं वो बाहर एलिमिनेट हो जाते हैं। ये निगेटिव चार्ज जो होते हैं ये ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज रह ही नहीं सकते, ये अनस्टेबल हो जाता है, जिसके कारण ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो है अपने निगेटिव चार्ज को पुनः बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो बॉन्ड में जैसे ही कन्वर्ट होंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर एलिमिनेट हो जाएंगे और ये कार्बन पर आ जाएंगे निगेटिव चार्ज। अब कार्बन जो है पुनः अपने इस निगेटिव चार्ज को बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही बॉन्ड बनेंगे तो ये बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और ये पुनः जो ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन की लोन पेयर को पुनः इसको वापस कर देंगे, जिसके कारण आ जाएंगे ऑक्सीजन पर पुनः लोन पेयर। इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म पूरी हो जाती है और ये देखिए फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गए और ब्रोमीन जो है इप्सो पोजीशन पर अटैक कर लिया। तो इस प्रकार से हमारा मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ।
अब चलिए देखते हैं इप्सो अटैक का एक एग्जाम्पल। यहाँ पर प्रोटो डी एल्किलेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन का प्रोटो डी एल्किलेशन यहाँ पर देखेंगे। तो इसका कुछ थ्योरी दिया गया है, सबसे पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। इस रिएक्शन में टर्सरी एल्काइल ग्रुप सबसे आसानी से हटा दिया जाता है क्योंकि वे स्टेबल कार्बोकेटायन के रूप में निकलते हैं। इस प्रकार टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप्स का यूज़ सबसे आसानी से हटाए जाने वाले पदार्थों की सुरक्षा के लिए किया जाता है क्योंकि वे सब स्टेबल कार्बोकेटायन के रूप में निकलते हैं। यानी कि जो टर्सरी ब्यूटाइल का उपयोग जो है जनरली कार्बोकेटायन को बाहर निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, इसका मैकेनिज्म यहाँ पर दिया गया है, तो इसे मैं एक मैकेनिज्म के थ्रू समझाऊंगी। ठीक, देखिए यहाँ पर एक बेंजीन दिया गया है, बेंजीन के साथ यहाँ पर एक टर्सरी ब्यूटाइल जुड़े हुए हैं। तो इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे? इस पोजीशन को कहेंगे इप्सो पोजीशन। ठीक, अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन प्लस जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करता है और इस इप्सो पोजीशन पर अटैक करता है। तो सबसे पहले हम बॉन्ड को तोड़ लेते हैं। ठीक, तो बॉन्ड को तोड़ेंगे। ये देखिए ये जो बॉन्ड है ये क्या होंगे, चलो इसको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे। मैंने क्या किया, CH3 मैंने क्या किया, इस बॉन्ड को जो है इस बॉन्ड पर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कराए। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होंगे तो क्या होंगे, यहाँ पर इस कार्बन पर आ जाएंगे निगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। और ये जो बॉन्ड है ये क्या करेंगे, रिजोनेंस के थ्रू अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करेंगे। ठीक, तो अब क्या करूँगी मैं, हाइड्रोजन प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है उसका अटैक करा दूंगी। यहाँ पर ये क्या करेंगे, अटैक करेंगे। अटैक करने पर ये क्या बनेंगे, यहाँ पर ये रहा, ये आ गए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ गए हाइड्रोजन और यहाँ पर आ गए CH3। ठीक, अब ये देखिए, अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, ये जो है रिंग में डीलोकलाइजेशन करेंगे। डीलोकलाइजेशन के थ्रू ये क्या करेंगे, अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करेंगे। तो सपोज मैंने ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिए और ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर आ गए। ठीक, इस प्रकार से अपने रिजोनेंस के थ्रू अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। उसके बाद रिएक्शन के अंत में क्या होता है, ये कार्बन पर एक कार्बोकेटायन जनरेट होता है जिससे वो कार्बन केटायन के रूप में टर्सरी ब्यूटाइल जो है वो बाहर निकल जाता है और इस प्रकार से हमारा फाइनल प्रोडक्ट बेंजीन जो है बन जाता है। इस प्रकार से हमारा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक टाइप्स इप्सो अटैक कंप्लीट हुआ। इसके हमने डेफिनेशन देखे, इसके कुछ पॉइंट्स देखे, इसके रिएक्शन देखे और इसके रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखे और इसका एक एग्जांपल देखे। इस दोस्तों यहाँ तक के अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करना और अगली वीडियो में हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।